Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस पे एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.6। इस एक्सरसाइज के पहले 18 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में और वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? वो कह रही है आपने फाइंड करनी है डायमेंशंस ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक बॉक्स है, उसकी आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब देखिए बॉक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके पास क्या है? बॉक्स है। तो बॉक्स क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है, यानी एक्स वाई जी तीनों इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो ये स्पेस के अंदर आएगा। तो वो आगे से कह रहे हैं कि विद थ्री ऑफ इट्स फेसेस, यानी उसकी तीन जो है फेसेस हैं इन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स वाई जी के अलोंग होंगे। एंड द वर्टेक्स, और एक इसका वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स से मुराद होता है कोना, कॉर्नर। वर्टेक्स अपोजिट द ओरिजिन, ओरिजिन के अपोजिट होगा इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, और वो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करें कि मैंने ये वाला एक कॉर्नर अभी लिया था, ठीक है। इसके अलोंग तीन फेसेस थी मेरी कोऑर्डिनेट प्लेन से। मैं कहती हूँ ये अलोंग एक्स एक्सिस थी, ये वाई के अलोंग थी, ये जी के अलोंग थी। अब वो मुझे कह रहे हैं एक वर्टेक्स है जो ओरिजिन के अपोजिट है। ये ओरिजिन है, मैं इसके अपोजिट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स ले लेती हूँ, डायगोनल। डायगोनल फॉर्म में मैंने ले लिया। ये वर्टेक्स है, ओरिजिन के अपोजिट है, और ये जो वर्टेक्स है ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में है। अब फर्स्ट ऑक्टेंट से क्या मुराद है? जैसे कि आप पढ़ते हैं प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक्स वाई आप कह लें, या वाई जी प्लेन कह लें, या एक्स जी प्लेन कह लें। वहाँ पे आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह जब 3D स्पेस होती है, यानी एक्स वाई जी तीनों आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके पास ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो वर्टेक्स है, जो रीजन के अपोजिट है, वो क्या है? फर्स्ट ऑक्टेंट में। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है, और जी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। वो कह रहा है कि वो वर्टेक्स फर्स्ट ऑक्टेंट में भी है, और साथ साथ वो कह रहा है कि इस प्लेन, ये इक्वेशन जो है इसको ओबे भी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब डायमेंशंस बॉक्स की है, तो मैं यहाँ पे लेट करूंगी कि एक्स वाई जी तीन जो है डायमेंशंस हैं बॉक्स की, जिससे हमारे पास बॉक्स का वॉल्यूम आ जाए, तो जो आता है वी इंटू एक्स वाई जी। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या मिनिमम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें मैक्सिमा या मिनिमा यानी एक्सट्रीमा नहीं बताना, तो हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ डायमेंशंस यानी एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो गिवन मुझे प्लेन की क्वेश्चन थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जब मैं एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि क्या वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करने से आंसर 6 ही आता है, क्योंकि ये जो प्लेन की क्वेश्चन है ये ओबे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायमेंशंस को लेट कर लिया, उससे मेरे पास वॉल्यूम बन जाएगा एक्स वाई जी। अब मैं क्या करूँगी, इस प्लेन की इक्वेशन को भी तो मैंने यूज़ करना है। अगर वॉल्यूम का सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी, तो पहले एक्स की रिस्पेक्ट से लूँगी तो वाई जी आ जाएगा, वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो एक्स जी आ जाएगा, और जी की रिस्पेक्ट से लूँगी तो एक्स वाई आ जाएगा। इस तरह से तो मेरे पास वैल्यूज़ नहीं आएँगी। मैं क्या करूँगी, इस प्लेन की इक्वेशन को भी तो ओबे कराना है, इसको भी तो यूज़ करना है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू ईज़िली निकल सकती है। देखिए यहाँ से जी के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व है 3, इसी तरह एक्स के साथ भी 2 इन्वॉल्व है, कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, लेकिन वाई के साथ नहीं है। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूँगी। तो यहाँ पे एक्स और जी लिखा, और वाई की जगह मैंने लिख लिया 6, और ये 2x और 3 राइट साइड पे आके माइनस के हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा यूजिंग 1। और इसको मैंने फंक्शन का नाम ले दिया जिसकी डिपेंडेंस किस पे आ रही है? एक्स और जी, दो वेरिएबल्स पर आ रही है। वाई खत्म हो गया, टोटल फंक्शन एक्स और जी की फॉर्म में आ गया। अब दो वेरिएबल्स पर फंक्शन की डिपेंडेंस आ रही है। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, यानी एक्स वाई जी। उसके लिए वही तरीका जैसे आप पिछले तमाम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर उनको जीरो के इक्वल पुट करके अपने पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरी फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स और जी पर आ रही है, तो मैंने लिखा कि मैं डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली एक्स और जी की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले ये जो मेरा गिवन फंक्शन है, मैं इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक एक्स जी है और एक ये 6 माइनस 2x माइनस 3z। अब जी तो एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कांस्टेंट क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव से बाहर ले जाएंगे। अंदर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट लगा लेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक्स की रिस्पेक्ट एक्स एज इट इज है। इधर से जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी, तो एक्स वाला एक ही टर्म है, ये वाली माइनस 2x। एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रह जाएगा? -2। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, यानी -2, और साथ में एक्स और जी, -2xz आ गया। प्लस यहाँ से एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास फॉर्म बचेगी 6 2x 3z। इसको z से मल्टीप्लाई करा के लिखूंगी, तो इधर 6z बनेगा, माइनस यहाँ से 2xz बनेगा, माइनस यहाँ से 3z का स्क्वायर बनेगा।
अब 6z एज इट इज आ गया और ये -2x इंटू -2x क्या बन जाएंगे -4x और साथ में -3z²। अब ये आ गया फर्स्ट टाइम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से। अब इसको अगेन x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी, लेकिन क्या मतलब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगी। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड डेरिवेटिव्स भी लो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इतने यूज नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते तो ना लो। ये फॉर इन्फॉर्मेशन होता है ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो देखे तो वो कहे कि ठीक है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका पता था। तो आप ना लेना चाहो तो तब आप मर्जी है ना लो, क्योंकि हमारे आगे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो नहीं पता होता कि हमारे इसकी आगे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसलिए आप पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने x की रिस्पेक्ट से अगेन x को डिफरेंशिएट करिए, तो x वाली एक ही टर्म थी, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आ गया, क्या रह गया -4z। इसी तरह z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी तो z की रिस्पेक्ट से x कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाऊंगी, अंदर दोनों फंक्शन में z इन्वॉल्व है तो प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ से z की रिस्पेक्ट से z का डेरिवेटिव 1 क्या रह जाएगा -3 और साथ में z, ठीक है, प्लस यहाँ से z की रिस्पेक्ट से z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो ये वाली टर्म रह जाएगी। अब मैं z x को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी, क्या बनेगा यहाँ से -3x प्लस यहाँ से 6x -2x² -3xc। अब इनको सॉल्व करूंगी, क्या बनेगा ये 6x और -2x² एज इट इज और ये -3xz और ये -3xz क्या बनेगा -6xc। अब अगेन इसको z की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कराती हूँ तो z वाली एक ही टर्म है ये वाली, तो z की रिस्पेक्ट से z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या रहेगा -6x। नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला जो डेरिवेटिव होता था एफ एक्स जी, जैसे इसको हम एफ जी एक्स भी कहते हैं, दोनों इक्वल आंसर देंगे। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लें या जो जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आया है ये वाला उसका अगेन एक्स की रिस्पेक्ट से लें, दोनों तरफ से आंसर इक्वल आएगा। तो मैंने अंदर एक्स का फंक्शन लिखा और बाहर में इसको जी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करी हूँ, तो यहाँ पे जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1 क्या आ जाएगा 6 माइनस यहाँ से जी की रिस्पेक्ट से जी का डेरिवेटिव 1 क्या आएगा -4x और यहाँ पे पावर लगेगा तो -6z आ जाएगा। अब ये मैंने डेरिवेटिव्स निकाली हैं, ये डेरिवेटिव्स हम वैसे तो तब निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव जब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा था कि इस क्वेश्चन में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे इनको ना निकालें तब भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी एफ एक्स और एफ सी को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो एफ एक्स को भी जीरो के इक्वल मैंने रखा और एफ जी को भी जीरो के इक्वल रखा, तो ये एफ एक्स का आंसर ये एफ जी का आंसर। अब देखिए मुझे x और z की वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे देखिए z स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से तो z की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी मुझे x स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे x की चाहिए। तो देखिए तीनों टर्म्स में x आ रहा है, मैं x कॉमन ले लूंगी। इसी तरह यहाँ पे तीनों टर्म्स में z आ रहा है तो z कॉमन ले लूंगी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, मैं इनको जीरो के इक्वल पुट करूंगी। इस इक्वेशन को मैंने जीरो के इक्वल देखिए पुट किया, लेकिन मैंने z को जीरो के इक्वल पुट नहीं किया। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट किया, लेकिन x को जीरो के इक्वल पुट नहीं किया। इनको जीरो के इक्वल पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। और प्लेन की इक्वेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो आपके पास वर्टेक्स है ये फर्स्ट ऑक्टेन में है, और मैंने बताया है कि फर्स्ट ऑक्टेन में एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होती हैं, तो जी और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, अब हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास या एक्स की वैल्यू आ जाए या जी की वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं इनको डायरेक्ट एडिशन या डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कराऊं तो कोई एक वेरिएबल भी कट नहीं रहा। हमें इस तरह से सेटिंग बनानी होती है कि या एक्स वाले वेरिएबल्स कट जाएं जी की वैल्यू आ जाए, या फिर जी वाले वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएं एक्स की वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 2x, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ पे भी 4x हो जाएगा, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराऊं तो इधर से 4x इस 4x से कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ पे 6z बनेगा, और यहाँ पे पहले से 6z है फिर सब्ट्रैक्ट कराऊं तब भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपकी मर्जी, आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएं 2 से या इसको कराएं तो आपके पास एक वैल्यू की आ जाएगी। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास z की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराने वाली हूँ और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कराने वाली हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी और साथ में इक्वेशन 3 मैंने नीचे लिखी है, लेकिन उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखा है, यानी 12 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 4x बनेगा, यहाँ पे 12z बनेगा। अब सब्ट्रैक्शन करानी है तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -12 प्लस 6 -6 आएगा, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9z रह जाएगा इक्वल टू 0। मुझे z की वैल्यू निकालनी है, 6 राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 9 आके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 की टेबल से कैंसिल होंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 2/3।
अब z की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इस इक्वेशन 3 को भी यूज़ कर सकती हूँ और इक्वेशन 2 को भी यूज़ कर सकती हूँ। किसी एक इक्वेशन के अंदर मैं z की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए मैंने z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया। ये आपको इक्वेशन 3 शो हो रही है। यहाँ पे z की जगह मैंने 2/3 पुट कर दिया। अब क्या बनेगा 6 माइनस 2x माइनस यहाँ से ये कैंसल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 12 12/3 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी 2x को राइट साइड पे ले जाऊँगी और इनका एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम लूँगी तो एंड पे जाते-जाते मेरा क्या बनेगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू भी आ गई है और z की वैल्यू भी आ गई है और जो हम अपने फंक्शन बनाया था हमने फंक्शन को x और z की फॉर्म में लेकर आए थे। यानी हमने z को भी y को भी x और z की फॉर्म में ले आए थे। तो अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो जो इक्वेशन नंबर 1 है प्लेन की इक्वेशन मुझे दी हुई है वहाँ से मैं उसको यूज़ करते हुए y की वैल्यू को निकालूँगी। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं कहूँगी कि इक्वेशन 1 आपके पास प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई थी, यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 2x और 3z को माइनस करा दूँगी राइट साइड पे आके। x की वैल्यू 1 आई है, z की आई है 2/3, 6 माइनस 2 यहाँ से 3 से कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, -4 y की वैल्यू आ गई 2। तो जो हमारी बॉक्स की डायमेंशंस आई हैं वो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 2/3 आई है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने ये भी चेक करना है कि जो आपकी डायमेंशंस आई हैं वो ठीक भी आई हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आप चेक कर लोगे कि क्या ये जो तीनों डायमेंशंस मेरे पास आई हैं ये इस प्लेन की इक्वेशन को ओबे कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आपकी प्लेन की इक्वेशन ये वाली थी 2x + y + 3z = 6। अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी क्या बनेगा 2 × x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू आई है 2 प्लस 3 और z की वैल्यू आई है 2/3। इसको मैंने प्रूव कराना है ये 6 के इक्वल आएगा। अब इधर से 2 आएगा प्लस 2 यहाँ से 3 से कैंसिल होगा यहाँ पे भी प्लस 2 = 6 तो तीनों को प्लस करूँगी 6 ही आ जाएगा 6 = 6। यानी हमारी जो तीनों डायमेंशंस आई हैं वो सही आई हैं क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को ओबे कर रही हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।